टेस्ट डे, एक वो दिन जो आप सभी नीट एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वो दिन जिससे कि कई सारे बच्चे डरते हैं और कई सारे बच्चे इससे अपना स्कोर बढ़ाते हैं। तो बेटा आ जाइए, आज हम लोग डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से आप अपने हर एक टेस्ट में अपना स्कोर बढ़ाकर 350 के स्कोर से 650 तक पहुंच सकते हैं। कई बार अगर आपका सिलेबस 50% भी कंप्लीट है तो किस तरीके से आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं एक टेस्ट प्रैक्टिस से, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। हम लोग हमारे इस चैनल ऑपरेशन नीट की मदद से कई सारे लेक्चर्स को, बायोलॉजी के लेक्चर्स को, बड़े से क्रिस्प कॉन्सेप्ट्स को एक एक मिनट की सीरीज से रिवाइज करते हैं, वन शॉट में लेक्चर्स करते हैं एंड बहुत सारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स मैं आपको यहाँ बताती हूँ। अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये चैनल आपके नीट एग्जाम तक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आ जाइए बेटा, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको दिक्कत कहाँ आती है? टेस्ट देने से आप डरते क्यों हो? बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर 4 स्टेप हैं टेस्ट को देने के। सबसे पहली चीज वो, जब आपको सिलेबस पता चल जाता है तो आपको कंफ्यूजन होता है कि मैम मेरे कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स आ रहे हैं और मेरे पास 10 to 15 डेज का टाइम है। 10 to 15 डेज में मैं उस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करूं? एक सबसे बड़ा टारगेट आता है ये, सबसे बड़ा हर्डल आता है ये, क्योंकि कई बार उतने सर्टेन टाइम में आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। ये बहुत जेन्युइन है और ये सिर्फ आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे बच्चों के साथ में सेम प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज, जब आपके हाथ में टेस्ट पेपर आता है तो आपको उसे अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप है। तीसरी चीज, जब आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो अब इस टेस्ट को आप एनालाइज कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और चौथी चीज, जब आप ये सारी चीजें कर रहे होगे तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आप यूजुअली करते हो और अब से आपको इग्नोर करनी है। इन सब पर हम लोग यहाँ पर आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए एक एक करके सभी स्टेप्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज 3 स्टेप्स, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, एनालिसिस एंड इन सबको ना करने वाली मिस्टेक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट। कई बार आपके हाथ में सिलेबस आया, आपको पता चला कि इतना पर्टिकुलर मेरा सिलेबस है, मान लीजिए 10 चैप्टर आ रहे हैं, 5 चैप्टर आ रहे हैं, 6 चैप्टर आ रहे हैं, तो आप क्या करिए, सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए जो सिलेबस है आपके इस पर्टिकुलर टेस्ट में आने वाला, राइट। और हाँ, मैं बता रही हूँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपके बहुत सारा टाइम बच जाएगा। सबसे पहले क्या किया आपने, नोट डाउन कर लिया कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं मेरे सिलेबस में। फिर आपने उन चैप्टर्स को या उन टॉपिक्स को लिस्ट आउट कर लिया 3 तरीके से। पहला आप वो लिस्ट करेंगे जिसमें आपके सारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक आएंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। मान लीजिए कि एक सिंपल सा चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसमें स्केलेटल सिस्टम आपको पूरा रटा हुआ है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। आपको क्या करना है, बस एक बार से गो थ्रू करना है, तो आपने उसको रख दिया स्ट्रॉन्ग टॉपिक की लिस्ट में। फिर एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप कुछ सिली मिस्टेक्स करते हो, मान लो मसल कॉन्ट्रैक्शन में सिली मिस्टेक करते हो, तो आपने क्या रख दिया, दूसरा टॉपिक मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिली मिस्टेक में। सिर्फ एक चैप्टर को कंसीडर करके मैं एग्जांपल बता रही हूँ, आपको, आप पूरे सिलेबस में ये चीजें करेंगी। तो आपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक की लिस्ट बनाई, सिली मिस्टेक वाला टॉपिक रखा, और वीक टॉपिक जो है आपका पर्टिकुलर, मान लो कि आप स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल में कंफ्यूज होते हो, वो आपका वीक है, तो आपने उसको यहां पर रख दिया। ठीक है, ये एक चैप्टर का एग्जाम्पल है, देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स, राइट। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा उसे आप देंगे कुछ टाइम, बहुत कुछ टाइम। जैसे मान लीजिए 10 चैप्टर्स हैं यहाँ पर है आपके 10 चैप्टर्स, जिनमें से कि 4 चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, तो हर एक चैप्टर को आप 1 घंटा दो वहां पर। क्या 1 घंटा आपको देना है, ठीक है, 1 घंटा आपको देना है। 10 दिन है, 1 घंटा आपने दिया है इस चैप्टर को। 4 चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, 4 घंटे में आपके चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, राइट। तो क्या करना है, स्ट्रॉन्ग को आपको बहुत कम टाइम देना है, 1 से 2 घंटा, डिपेंड करता है कि चैप्टर कितना बड़ा है, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या प्रैक्टिस उसमें करनी है। तो 1 से 2 घंटा मिनिमम टाइम आप अपने उस वीक का उस स्ट्रॉन्ग टॉपिक को दे रहे होंगे फॉर रिवीजन पर्पस, कि आता हुआ भी ना रह जाए। फिर आता है दूसरा वो चैप्टर या वो टॉपिक जिसमें आप सिली मिस्टेक करते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें हम यूजुअली सिली मिस्टेक करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में प्लस लगाना है या माइनस यूजुअली गलत करते हैं। या फिर मान लीजिए बहुत सारी चीजें हैं, कुछ हमें लर्न नहीं हो रहा है, बायोलॉजी के कुछ एग्जांपल्स में हम यूजुअली मिस्टेक करते हैं। हम मियोसिस के प्रोफेज 1-2 में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें हम लोग यूजुअली सिली मिस्टेक करते हैं। तो वो जो आपके सिली मिस्टेक वाले टॉपिक हैं उन्हें आप 3 से 4 घंटा दीजिए चैप्टर वाइज। 3 से 4 घंटा आप एक चैप्टर को देंगे तो आपकी सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि 3 से 4 घंटे में
आप उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब बचे आपके वो चैप्टर जो आपके वीक है, जो आपके क्या है, वीक है। वीक चैप्टर्स को आप अपने इस पूरे वीक का मैक्सिमम टाइम दे रहे होंगे। 3 से 4 घंटे आपने यहाँ दिए, 1 घंटा आपने चैप्टर्स को यहाँ दिया है, तो लगभग आपका आधा सिलेबस तो यहाँ कवर हो गया है। मैं कह रही हूँ अगर बिल्कुल तैयारी नहीं है तो भी आधा सिलेबस तो यहाँ कवर हो ही जाएगा। यहाँ बचा कुछ वो चैप्टर जो आपके वीक है। अब आप वीक में से लिस्ट आउट करो कि पहले सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। तो जो सबसे छोटा चैप्टर है, जो आपको थोड़ा बहुत ठीक लगता है, आप उसको कवर करिए और उसको अपना 100% इनपुट देकर के प्रिपेयर करिए। क्या करेंगे, 100% इनपुट देकर के उसको आप प्रिपेयर करेंगे। ये सारी बातें नोट डाउन करते जाइएगा। ट्रस्ट मी, आप 50 दिन बाद मुझे थैंक यू कहोगे इस चीज के लिए कि हाँ मैम हमने फॉलो किया और हमारा स्कोर अच्छा बढ़ा है। ठीक है, तो आप इसको अपने पास में नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। क्या करेंगे, वीक टॉपिक्स को आप लिस्ट आउट कर लेंगे कि कौन कौन से वो चैप्टर हैं जो कि मुझे थोड़े थोड़े से, मैं वीक में भी मेरे पास में एक सीरीज होती है ना, एक मेरे पास में प्रायोरिटी होता है, या एक मैं कहूँ कि मेरे पास में ऑर्डर होता है कि वीक में भी थोड़ा सा ये स्ट्रांग हो सकता है, फिर तीसरा, फिर दूसरा, मतलब इस तरीके से आप उसको ऑर्डर में सेट कर लो। वीक में वो चैप्टर जो आपका छोटा है, या फिर आप उसे थोड़ा बहुत कर सकते हो, उसे पहले करो, 100% उसको कर लो कॉन्सेप्चुअली पढ़ करके, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरीके से आप कोशिश करो कि वीक चैप्टर्स को भी कवर करो। बट ऐसा हो रहा है अगर कि आपके पास में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और आप सिर्फ 2 चैप्टर ही कवर कर सकते हो, बचे हुए आपके 5 थे, तो आप उन 2 को करके जाओ, 3 चैप्टर को छोड़ दो, वो अगली बार कर लेना। लेकिन ऐसा कहीं से मत करना कि इस चैप्टर को आपने 100% ना करके 50-50 कर लिया। ये चीज बिल्कुल नहीं करना, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। तो क्या बताया मैंने, स्ट्रॉन्ग टॉपिक को लिस्ट आउट किया, 1 घंटा दिया चैप्टर को, सिली मिस्टेक वाले चैप्टर्स 3-4 घंटे में कवर किया, वीक वाले चैप्टर्स को अच्छे से टाइम दिया, जितना आप दे सकते हो, जितने अच्छे से उसको कवर कर सकते हो। 1 शॉट वाले लेक्चर लो, उनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना मैक्सिमम उनसे ले सकते हो वो आप आउटपुट उस चैप्टर से लो। यहां पर कई बार ऐसा होगा कि आपका सिलेबस जो है 100% कवर ना हो करके 80% रह जाएगा, 20% बचा रह जाएगा, हो सकता है, क्योंकि अगर आपके ज्यादा वीक टॉपिक्स है, हो सकता है कि आपका 60% भी हो। लेकिन अगर इस टाइम के बाद में आपका सिलेबस 60% ही कवर हुआ है, आपको लगता है 40% तो मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैं टेस्ट नहीं दूंगा, अगला वाला अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, तो गलती कर रहे हो। यहां आपको जाना है, टेस्ट को देना है, यहां आपको जाना है, टेस्ट को देना है। जब आप टेस्ट दोगे तो नेक्स्ट के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं पढ़कर गई थी या मैं पढ़कर गया था और मेरा टेस्ट मैंने पहले से बेटर किया है। एटलीस्ट एक टेस्ट से, 2 टेस्ट से रिजल्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे ग्रेजुअल आपको इंक्रीज इसमें दिखेगा। और आपको यहां पर हार नहीं मानी है। यहां अगर आपने हार नहीं मानी तो दूसरा स्टेप आ जाता है आपके पास में, टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, और वो आपने सीख लिया तो आपने आधे से ज्यादा जंग जीत ली है। ठीक है, आधे से ज्यादा आपने जंग जीत ली है। तो आइए जानते हैं, जैसे ही आप टेस्ट पेपर देने जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली चीज तो पैनिक मत करना। मुझे तो समझ नहीं आता पैनिक वर्ड क्या होता है, कुछ पैनिक कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं होता, ये सब हमारे दिमाग का ही खेल है, राइट। तो आपको पैनिक नहीं करना, भाई जितना आता उतना कर दूंगे, जो नहीं आता वो तो पैनिक करने से होना नहीं है। इस एटीट्यूड के साथ में एंट्री लो। ठीक, फिर जैसे ही आपके हाथ में टेस्ट पेपर आता है तो पहली चीज ना, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपका सीक्वेंस क्या है, कि आप पहले बायो करके खुश रहते हो, केमिस्ट्री फिजिक्स ये वाला सीक्वेंस है आपका, या आपका केमिस्ट्री बायो फिजिक्स का सीक्वेंस है, या आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सीक्वेंस है। आपका टेस्ट अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। हमेशा वो सीक्वेंस ऐसा हो जो आपको स्ट्रांग हो, जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, वो आप पहले करें और फिर आप वीक टॉपिक की तरफ बढ़े या वीक सब्जेक्ट की तरफ बढ़े। ठीक है, हाँ कई बार ऐसा होता है कि हमारे में हम लगभग सारे स्ट्रांग है, तो धीरे धीरे हर एक टेस्ट में ना अलग अलग अटेम्प्ट करो। पहले बायो से स्टार्ट करके फिजिक्स पर एंड करो, या फिर कभी केमिस्ट्री से स्टार्ट करके फिजिक्स पर एंड करो, कभी फिजिक्स से स्टार्ट करके बायो पर एंड करो। अभी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट अपना बेस्ट सीक्वेंस जिसमें आप बेस्ट स्कोर कर सकते हो वो जानो। इन जनरल ये होता है कि बच्चे जब बायोलॉजी को पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आधा टेंशन दूर हो जाता है, क्योंकि आधी सॉल्व हो जाता है, आधा हमारा जो सिलेबस है वो, आधा जो हमारा टेस्ट पेपर है वो सॉल्व हो जाता है। फिर हम लोग केमिस्ट्री पर जाएं और फिर हम लोग फिजिक्स पर जाएं तो फिजिक्स पर हमारे पास में सफिशिएंट टाइम बचता है। ये इन जनरल बेस्ट सीक्वेंस माना जाता है, बट हर इंसान अलग है, तो आपका वेरी इसको कर सकते हो और ये वेरी भी कर सकता है। इन जनरल ये सीक्वेंस रहता है। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर 50% अटेम्प्ट आप कर लेते हो तो खुश हो जाते हो। फिर यहाँ पर केमिस्ट्री काफी हद तक बच्चों को थोड़ी इजी लगती है, और फिर फिजिक्स जिसमें आप अपना मैक्सिमम टाइम दे पाते हो, राइट। तो ये हो जाता है सीक्वेंस। जब मैं इसमें आगे बात करूं तो हमेशा टेस्ट आप कोशिश करें कि 3 बार गो थ्रू कर जाए, 3 राउंड में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, 3 राउंड में आपको टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है।
सबसे पहले जैसे ही आपके पास में टेस्ट पेपर आता है बेटा, सबसे पहले जैसे ही आपके पास में टेस्ट पेपर आता है, ठीक है, जैसे ही आपके पास में सबसे पहले टेस्ट पेपर आता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग 1 2 3 4 क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और करते ही रह जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड लेने। 1 राउंड होगा हमारा फास्ट वाला राउंड, जिसमें जो इजी क्वेश्चन है उन्हें हम करते जाएंगे। मान लीजिए ये मेरा टेस्ट पेपर था, मेरे हाथ में आया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन मेरे पास यहाँ लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए कि जैसे ही मैं टेस्ट देने गई, मुझे पहला क्वेश्चन आता था। क्या पहला क्वेश्चन मुझे आता था, तो मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर के आगे ऐसे टिक कर दिया, क्योंकि ये मुझे आता था। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया, पहला क्वेश्चन था पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई नहीं भूल सकता, सबको पता है, आपने टिक कर दिया। दूसरा सवाल आया कि स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी स्टेपीज होता है, आपने आंसर कर दिया, आपको पता है, राइट। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया, कोई XYZ, जिसमें आप कंफ्यूज थे ऑप्शन ए एंड बी में, इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में आपको आंसर नहीं करना है, क्योंकि यहां पर आपको कंफ्यूजन रहा है। इस क्वेश्चन के आगे आप C बनाकर सर्कल लिख दीजिए। क्या करेंगे, C बनाकर सर्कल लिख देंगे, यानी कि दिस क्वेश्चन इज ऑन होल्ड फॉर कंफ्यूजन। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑन होल्ड फॉर कंफ्यूजन। चौथा क्वेश्चन आता था, आंसर कर दिया। पांचवा ऐसा लग रहा था कि यार डिफिकल्ट सा लग रहा है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, मान लो फिजिक्स का निकला, इसके बाद वाला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हमारे ये 90 हो जाएंगे, तो इसके बाद में आपके 45 होने के बाद में उसका आएगा फिजिक्स का क्वेश्चन, तो आपको लगेगा टफ है, तो आप उसके आगे जो आपको टफ क्वेश्चन है उसमें आप स्टार मार्क कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, स्टार मार्क कर देंगे। तो यानी कि आपके पास में 3 मार्किंग्स तैयार हो गई हैं। क्या हो गई हैं, 3 मार्किंग्स आपके पास में तैयार हो गई हैं। पहली वो जो आपको 100% आता है, आप श्योर हो उसमें। दूसरा वो जो कंफ्यूजन वाला है, ठीक है, जो कंफ्यूजन वाला है। और तीसरा वो जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है। क्या लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। 100% वाला तो मार्क करके आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजन वाले में C लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफिकल्ट वाले में स्टार बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ डिफिकल्टी नहीं, यहाँ पर टाइम टेकिंग वाला आप लिखो। क्या, टाइम टेकिंग। कई बार ऐसे होता है बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन इतने लेंदी होते हैं, एक बार पढ़ते, दूसरी बार पढ़ते, तीसरी बार पढ़ते, हम लोग स्टेटमेंट्स भूलने लगते हैं, तो उनको टाइम टेकिंग क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करके प्लेस कर दो। ठीक है, पहला राउंड समझ में आया। पहला राउंड हो गया आपका, लगभग ये 1.25 घंटे का राउंड बनेगा। कितने का, 1.25 घंटे का बनेगा। इनिशियली हो सकता है ज्यादा बने, बट धीरे धीरे आप इसमें हैबिचुअल हो जाओगे। लगभग 1.25 घंटे का आपका ये राउंड बनेगा। दूसरे राउंड में आइएगा। जैसे ही आप सेकेंड राउंड में आएंगे, तो 100% वाले तो क्वेश्चन कर चुके थे, उन्हें देखना नहीं है, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है हमें ना क्वेश्चन नंबर 3 का क्लू क्वेश्चन नंबर 30 में मिल जाता है, क्लू मिल जाता है हमें, किसी का कोई कॉन्सेप्ट मिक्स करके हमें याद आ जाता है, तो वो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन सेकेंड राउंड में यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। चांसेस है, अगर नहीं हुए तो उन्हें फिर थर्ड के लिए हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन करना। दूसरे टाइम टेकिंग या फिर डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चन है, या फिर कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, इन कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को करना, 1-1 मिनट देना, हो गए, वेल एंड गुड। इनमें से आपके बचे हुए ये जो बचे हैं ना क्वेश्चन, इनमें से भी 70% इसी केस में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 70% इसी केस में हो जाएंगे। बचे अब वो 30% क्वेश्चन जो एक डिफिकल्ट ज्यादा ही था, आपका आंसर ही फाइंड आउट नहीं हो रहा था, तो अब आप इस पर स्टक नहीं रहोगे, आगे के बचे हुए सेकेंड राउंड वाले क्वेश्चन सारे करोगे। और जो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे बच गए जो शायद ही मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, उनको रखना है थर्ड राउंड के लिए। यानी कि फर्स्ट में मैंने मैक्सिमम कर लिया, इजी कर लिया, सेकंड में मैंने कंफ्यूजन और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कर लिए। डिफिकल्ट या वो क्वेश्चन जो मुझे कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आ रहा है, फोकस करके याद करना पड़ेगा, उसको मैं रखूंगी थर्ड राउंड के लिए कि टाइम मिला तो होगा, नहीं मिला तो एटलीस्ट मेरा इतना तो हो जाए जितना मुझे आता था। राइट, तो मान लीजिए अब आपको टाइम मिल गया आधे घंटे का और आप पहुंच गए थर्ड राउंड में। ठीक है, आपको टाइम मिल गया है आधे घंटे का,
सवा घंटे का ये, सवा घंटे का ये, आपका 2.5 घंटा हो गया, अब आपके पास में आधे घंटे का टाइम बच रहा है, तो आप आ जाओ राउंड 3 में। कीप मेंशन कि राउंड 3 में आने से पहले जितने आपने क्वेश्चन किए हैं OMR आप फिल कर ले। ये गलती मत करिएगा कि OMR अभी तक फिल नहीं हुई है। कीप रिमेंबर कि आपको क्या करना है, इस तक आने से पहले, थर्ड राउंड में आने से पहले अभी तक की OMR फिल करनी है। OMR फिल है, ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, टाइम बचा है, लाओ थर्ड में आ जाते हैं। अब वो वाले जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको आते ही नहीं थे, या फिर वो वाले क्वेश्चन जिसका आप कॉन्सेप्ट भूल रहे थे, उसको रिमाइंड करके करने की कोशिश करनी है, तुक्का नहीं लगाना है। क्या करना है, रिमाइंड करके करने की कोशिश करनी है, तुक्का नहीं लगाना है। और इस केस में पैनिक भी नहीं होना है। मान लो कि पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट था, स्टार मार्क करके आगे बढ़ जाओ, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा आपके टेस्ट पेपर में, ठीक है। और अगर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए, क्योंकि कई सारे बच्चे अभी 2025 में ऐसे थे जिनका पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट निकल आया था और उस वजह से उनकी रैंक पीछे हो गई। हालांकि घर आके उन्होंने देखा तो कह रहे थे मैम 80% हम कर सकते थे। तो हुआ क्या कि आपको पैनिक नहीं करना है। अगर लग रहा है पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आखिरी से स्टार्ट कर लो। पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा तो आखिरी से स्टार्ट कर लो, बट क्वेश्चन पेपर को छोड़ना नहीं, ठीक है। तो हमारे पास में कितने राउंड आए, पहला राउंड जिसमें हमने इजी क्वेश्चन को किया, कंफ्यूजन वालों को मार्क किया, डिफिकल्ट वालों को अलग मार्क किया। सेकंड राउंड कंफ्यूजन वालों को सॉल्व किया, डिफिकल्ट वाले कैलकुलेशन वाले जितने हो सकते थे कर लिया। थर्ड राउंड करने से पहले OMR फिल हो जानी चाहिए। बचा हुआ टाइम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन या बहुत ज्यादा भूलने वाला कॉन्सेप्ट जो हमें याद ही नहीं था, उसको सॉल्व करने की सिर्फ क्या की है हमने, कोशिश की है। क्या की है बेटा, कोशिश की है। सही लिखा है ना, हाँ सही है। क्या की है हमने, कोशिश की है, लेकिन हमने इसको किया नहीं है। कोशिश की है, हो गया, याद आ गया, वेल एंड गुड। नहीं आएगा तो जबरदस्ती गलत मार्क नहीं करना है। यहां पर क्या करना है हमें, तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का हमें यहां पर नहीं लगाना है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ये हो गए हमारे 3 राउंड, और इसमें हमने क्या किया है, टेस्ट पेपर को सॉल्व करके हम लोग आ चुके हैं। टेस्ट पेपर को सॉल्व करके हम लोग आ चुके हैं। घर आइएगा और फिर आपको करनी है इसकी एनालिसिस। क्या करनी है आपको, इसकी एनालिसिस, ठीक है। आपको क्या करनी है बेटा, टेस्ट के बाद में इसकी एनालिसिस, ठीक है। वो अच्छा, अटेम्प्ट करने के टाइम पे जो एक एवरेज जो टाइम होता है ना कि बायोलॉजी को मैम कितना टाइम लगना चाहिए, तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ठीक है, तो आपको बायोलॉजी को 40 मिनट्स लगने चाहिए बेटा विद OMR, और केमिस्ट्री में आपके 60 मिनट्स होने चाहिए विद OMR, 50 to 60 मैक्सिमम, ठीक है। 50 to 60 होना चाहिए, 50 to 60 मिनट विद OMR। और बचा हुआ जो आपका टाइम है ना 80 मिनट्स के अराउंड, वो आप फिजिक्स के लिए बचाइएगा। ये एक आइडल है, बाकी वेरी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, या फिर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेपर, कितना लेंथी है कितना ईजी है, इस सब पर भी डिपेंड करता है, वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये एक आइडल थोड़ा सा टाइम है जो आपको यूजुअली लगना चाहिए। प्रैक्टिस से ये तो आ जाता है ना, और ये भी आ ही जाता है, फिर ये जब होगा तो ये बच ही जाएगा। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट जाके मैं गोली मारूंगा नीट एग्जाम वाले दिन और हो जाएगा, बीच में कोई टेस्ट नहीं दूंगा। ऐसा किसी के साथ नहीं होता, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई ऊपर भगवान का फरिश्ता नहीं है जो सीधा जाकर एग्जाम देगा और उसका निकल जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, आपने दे दिया, अटेम्प्ट कर लिया, प्रिपरेशन भी की थी। अब डर लगता है कि मैम इसका स्कोर कैलकुलेट करने में मुझे लग रहा है डर, मैं नहीं करूंगी, मेरा भाई करता है। मैंने बहुत से सुना है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम मेरा टेस्ट का स्कोर मेरा भाई कैलकुलेट करता है। क्यों, भाई को एग्जाम देना है? नहीं ना, तू क्यों नहीं कर रही कैलकुलेट? करना है तेरे को, और सिर्फ स्कोर कैलकुलेट नहीं करना है, तेरे को पूरा टेस्ट एनालाइज करना है कि कौन सी गलती करी है तूने। अब एनालाइज कैसे करना है वो आ जाइए, देख लेते हैं। आ जाइए, हम लोग अटेम्प्ट के बाद में एनालिसिस कैसे करना है वो यहां पर देख लेते हैं। हाउ टू एनालाइज टेस्ट। कई बार ऐसे होता है, हम लोग सोचते हैं कि यार हमने स्कोर कैलकुलेट कर लिया है और ये हमारा पूरा एनालिसिस है। गलत हो यहां पर। या कई बार सोचते हैं हम लोग कि चलो गलत क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं, यहां भी गलत हो। मैं बताती हूँ कहां से सही हो। हमेशा जब आप टेस्ट पेपर एनालाइज करने बैठते हो, सबसे पहले स्कोर कैलकुलेट कर लो, इजी चीज है, मजा आ जाता है ना। फटफट +4 और -1 हम लोग करके क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, स्कोर को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। स्कोर को आपने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अलग से लिखते हो ना कि भाई मेरा बायो में मैम मेरे जो 90 क्वेश्चन आते हैं उनमें से मेरे 85 सही थे,
85 मेरे करेक्ट थे और मेरे जो है 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे और 3 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड थे। इस तरीके से करते हो ना कैलकुलेट, है ना? इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का ऐसे तीनों आपको करना है, ठीक है? जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो अब आगे बढ़ना और क्या करना, अपने तीनों ही टाइप के क्वेश्चन की लिस्ट बना लेना। कुछ वो क्वेश्चन जो आपके राइट रहे, कुछ वो क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग रहे और कुछ वो क्वेश्चन जो आपके अटेम्प्ट नहीं किए थे आपने, ऐसे आपके पास में लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? अब वो क्वेश्चन जो आपके सही गए थे, बढ़िया बात है, +4 करके मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ क्वेश्चन का, कैलकुलेट हो गया। जब आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए, जब आपके क्या क्वेश्चन रॉन्ग हुए, तो आप जानो कि ये रॉन्ग आपके क्यों हुए हैं, रॉन्ग आपके क्यों हुए हैं। क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन होना, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन बेटा रॉन्ग होते हैं तो यहां पर मल्टीपल रीजंस होते हैं। पहला तो ये रीजन था कि मैंने कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया था। क्या लगा दिया था? कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग था। तो इस केस में क्या करना है, आपको जाके पढ़ना है, आपको जाके इसको पढ़ना है, सिंपल, ठीक। दूसरी चीज क्या हो सकती है भाई, गेस करो। दूसरी चीज, कई बार क्वेश्चन आपके रॉन्ग क्यों होते हैं? सबसे बड़ा ब्लंडर, सिली मिस्टेक्स, ठीक है, सिली मिस्टेक्स। और तीसरा कंफ्यूजन था। क्या था? कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। और चौथा वो क्वेश्चन जिसमें मैंने तुक्का मारा था। क्या मारा था? तुक्का। ये 4 रीजन होते हैं क्वेश्चन गलत होने के। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। ये 4 रीजन होते हैं। जान के तो कोई गलत मार्क नहीं करता, और अगर मार्क कर भी दिया है वो मैं उसमें फिलिंग में, तो सिली मिस्टेक है वो, ठीक। तो पहली चीज, कॉन्सेप्ट गलत है तो सिंपल जाके उसको पढ़ लो, इसका और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। कहां मिस्टेक की है वो देख लो। फिर तुक्का मारा है तो दोबारा करना मत, दोबारा करना मत। तीसरी चीज, सिली मिस्टेक हो गई, अरे मैम मैंने तो एक्सेप्ट को एक्सेप्ट पढ़ लिया, मैंने तो इलियम को वो वाला इलियम समझ लिया, मैम मैंने रेनिन की स्पेलिंग नहीं पढ़ी। तो इन सिली मिस्टेक्स को वाले जो आपके क्वेश्चन है उन्हें आपको करना है नोट डाउन, ठीक है। क्या करना है? नोट डाउन। और किस तरीके से सिली मिस्टेक्स को कम करोगे आगे बताऊंगी। फिर आते हैं कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन। वो वाले क्वेश्चन जिनमें आपने सी लिखा था ना और वो आपके गलत हो गए थे, कंफ्यूजन वाले। क्यों सी मार्क कराया था मैंने पहले? इसीलिए कि जब वो गलत या सही होंगे तो आप उसे गेस कर पाओ। कंफ्यूजन था, मार्क किया, गलत हो गया, तो इसका आपको कॉन्सेप्ट जाकर के पढ़ना है। क्या करना है? कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो आपके पास में यहाँ पर कैटेगरी हो गई। आपको तुक्का तो लगाना नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपने गलत लगाया तो उसको जाकर के आपको कवर करना है, टॉपिक आपको वो पर्टिकुलर कवर करना है। कंफ्यूजन रहा है तो उस टॉपिक को भी जाकर के पढ़ के कवर करना है। और अगर सिली मिस्टेक रही है तो उनको आपको नोट डाउन करना है। क्या करना है? नोट डाउन करना है। कहाँ करना है अभी बताऊंगी। दूसरा वो वाला आता है आपके पास में जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए थे, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए थे। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास में यही रीजन था कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था। इसका कॉन्सेप्ट आपका वीक था, आपको लगा कि माइनस ना हो जाए तो इसको मैं पढ़ लेता हूं। तो क्या करना है? अब पढ़ना है ना? अब आपको पढ़ना है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को गलत सेंस में ले लिया, आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं तो आपको समझ में नहीं आया, है ना? कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन को मैम मैं सेंस गलत देखी थी, ये तो इतना ईजी था। तो क्वेश्चन का सेंस अगर आपसे गलत निकला है तो वो आपकी सिली मिस्टेक के अंदर आता है बेटा, ठीक है। और इसको आपको नोट डाउन करना होगा। कहां करना है अभी बताऊंगी, ठीक है। अब मैम वो वाले क्वेश्चन जो मेरे सही थे, सही वालों की एनालिसिस क्या करनी है? अगर ऐसा सोचते हो तो मार खाओगे। सही वालों की एनालिसिस तो करनी है। यहां पर आपके सही हुए तो पहला रीजन ये होता है कि आपको आता था। क्या था? आपको आता था। पहले भी कई बार किया हुआ था, अच्छे से आता था, हो गया, मजा आ गया, 100%, ठीक है। दूसरी चीज, वो वाले क्वेश्चन भी आपसे कई बार सही हुए होंगे जिनमें आपको कंफ्यूजन रहा था ए एंड बी ऑप्शन में, आपने ए मार्क किया और वो सही हो गया, लेकिन कंफ्यूजन तो नहीं क्लियर हुआ ना, कंफ्यूजन तो अभी भी बाकी है, क्योंकि इनमें से कुछ सही हो गए, कुछ गलत भी हुए। तो जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं इनको हमें लेकर के अलग जाना है, इन कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को हमें लेकर के अलग जाना है, सिली मिस्टेक्स को हमें लेकर के अलग जाना है, ठीक है।
इन सबको हमें क्या करना है, अलग लेकर के जाना है और एक साथ, और क्या करना है, एक साथ एक मैजिकल चीज में नोट डाउन करना है। क्या करना है, नोट डाउन करना है। और इसका नाम होना चाहिए इंप्रूवमेंट नोटबुक। क्या, इंप्रूवमेंट नोटबुक। अभी से एक कॉपी ले लो, यहां आसपास मेरी कोई डायरी कॉपी मुझे दिख नहीं रही है, ठीक है, चलो अभी से एक कॉपी ले लो और उसके आगे जो नेम है उसका, आप केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की लिखते हो ना, वहां लिख दो कि ये इंप्रूवमेंट नोटबुक है मेरी। क्या है, इंप्रूवमेंट नोटबुक है मेरी। इसको मुझे बार बार रिवाइज करना है। इसमें आप क्या नोट करोगे, टेस्ट नंबर 1 आज जो आपने दिया उसमें आपकी जो भी गलतियां हुई हैं, टेस्ट नंबर 1 आपने आज जो दिया उसमें आपकी जो भी गलतियां हुई हैं बेटा, जो भी आपकी गलतियां हुई हैं, फिर चाहे वो कंफ्यूजन से हुई हो, फिर चाहे वो आपकी सिली मिस्टेक से हुई हो, इन सबको आपको वहां जाकर के नोट डाउन करना है। क्वेश्चन, आंसर और एक्सप्लेनेशन, तीनों चीजें मेंशन करनी है। कई बार ऐसा होता है बच्चे एक सवाल बहुत गलत करते हो, प्रोफेज 1 में कहां पर क्या हुआ गलती करते हो ना, उस क्वेश्चन को लिख लोगे, एक दो बार पढ़ लोगे, फिर दोबारा गलत नहीं होगा, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिनमें हम बार बार सेम मिस्टेक रिपीट करते हैं, वो सेम मिस्टेक रिपीट ना हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको अपनी इंप्रूवमेंट नोटबुक में नोट करते जाएंगे। और ये इंप्रूवमेंट नोटबुक आपकी वो होगी जिसे आप डेली रात को सोने से पहले क्या करोगे, सोने से पहले, ठीक है, और उठने के बाद, और उठने के बाद डेली रिवाइज करोगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक डॉक्टर दवा देता है, भाई रात को सोने से पहले खा के सो जाना और उठते ही सुबह एक गोली खा लेना, बिल्कुल सेम आपका सेम है। सोने से पहले उठने के बाद आपको ये रिवाइज करनी ही करनी है। क्या, सोने से पहले उठने के बाद इंप्रूवमेंट नोटबुक को डेली रिवाइज करना है। पहला पेज खोला, आज मान लो आज आपने टेस्ट दिया है, इसमें आपने गलतियां लिखी है, कल उठ के उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, उसको रिवाइज कर लो। सोने से पहले उसको रिवाइज कर लो, मल्टीपल टाइम्स करते जाओ, नेक्स्ट टेस्ट तक सेम क्वेश्चन आएगा, गलती नहीं होगी। फिर नेक्स्ट टेस्ट की उसमें और आ जाएंगी मिस्टेक्स जो आपकी इंप्रूव करनी है आपको, और फिर उसे रिवाइज करते रहो जब तक एग्जाम नहीं आ जाता। इंप्रूवमेंट नोटबुक आपकी दोस्त बन जानी चाहिए। क्या बन जानी चाहिए, आपकी फ्रेंड बन जानी चाहिए। फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, यहां पर यही आपकी दोस्त है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है क्या, ठीक है क्या, तो एक ये चीज हो जाती है। अब बात आती है ड्यूरिंग दिस कंप्लीट प्रोसेस कौन सी मिस्टेक्स आप कर सकते हो। तो ये कुछ लिस्ट है जो आपको नहीं करनी है। पहली चीज आप लोग क्या करते हो, OMR को सोच रहे हो कि मैं पूरा टेस्ट हो जाने के बाद में लास्ट में फिल करूंगा, गलती है। जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट फिल हो जाता है, 45 क्वेश्चन हो जाते हैं, उसको कर लो। फिर दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है, उसकी भी OMR कर लो। तीसरा हो जाता है, उसकी भी OMR कर लो। आफ्टर हमारे 2 स्लॉट, पहला स्लॉट और दूसरा स्लॉट होने के बाद में, या पहला राउंड और दूसरा राउंड होने के बाद में, ठीक है। क्योंकि कई बार ये लास्ट में रह जाती है और मिस्टेक हो जाती है, फिलिंग में मिस्टेक हो जाती है, छूट जाता है, वो नहीं होगा, ठीक। दूसरी चीज, कभी भी एक क्वेश्चन पर फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टक नहीं होना है। अगर आपको उसको सॉल्व करने में 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, सेकंड राउंड के लिए छोड़ दो, ठीक है, सेकंड राउंड के लिए छोड़ दो। दूसरी चीज। तीसरी चीज, कभी भी आप लोग टेस्ट के टाइम पर दूसरे की कॉपी में से चीट करने की कोशिश ना करें, या ये कोशिश ना करें कि मेरा तो अभी तक इतना हुआ, उसका कितना हुआ, लाओ झांक करके देख लेती हूँ। झांकने की, चीट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसने क्या किया है वो आपको नहीं पता। खुद से ज्यादा भरोसा आपको दूसरे पर नहीं होना चाहिए। अगर मुझे भरोसा है तो वो मुझे खुद पर है, मुझसे ज्यादा मुझे किसी और पर भरोसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरी की में चीटिंग या पीपिंग जैसा काम मुझे नहीं करना है। अगर वो मुझसे डम्ब है तो गलत कर सकता है, अगर वो मुझसे स्मार्ट है तो मैं उसका क्यों देखूं, मैं अपना देखूं ना। मेरा एग्जाम वो तो देगा नहीं जा करके, तो ना मुझे देखना है ना मुझे झांकना है कौन कितना कर रहा है, आई डोंट केयर। मेरा कितना चल रहा है उस पर मैं डिपेंड हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आता है नेवर मेक तुक्का, तुक्के वाले क्वेश्चन। अगर आप हो ही नहीं श्योर, लाओ आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करता हूं, मत करो भाई, नेगेटिव जाते हो। फिर आती है हमारे पास में नेक्स्ट चीज, नेवर लीव द टेस्ट इन मिड एट ऑल। कई बार होता है पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कर लिया, यार बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, टाइम हो बस भाग जाते हैं यहां से। मत करना ये, क्योंकि जब भी आपके पास में कंडीशन आती है, मैं बायोलॉजी में हमेशा पढ़ाती हूँ FFF वाला रूल, एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन वाला, कि जब आपको फियर आ रहा है तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप उससे फाइट करो या फिर आप फ्लाइट करो या भाग जाओ, ठीक है।
तो आपके पास में टेस्ट का फियर कोप अप करने का सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल तरीका है कि आप उससे फाइट करो, ना कि उससे भागो। क्योंकि जिस चीज से आपको डर लगता है आप उसको बार बार करो, आपका डर निकल जाएगा। और ये बात टेस्ट के लिए हो रही है। शेर सामने आ जाए तो मत लड़ना उससे, खा जाएगा पकड़ के, ठीक है? तो भागने में ही भलाई है। तो क्या करना है हमें? फियर है तो फाइट करना है फॉर टेस्ट, राइट? तो जितनी बार टेस्ट करोगे टेस्ट का डर निकल जाएगा। एग्जाम वाले दिन लगेगा अरे सिंपल ही तो चीज है, कुछ नया नहीं है, ठीक है? फिर आता है हमारे पास में डोंट टेक एनी क्वेश्चन सीरियसली विद योर ईगो। कई बार ऐसा होता है कि एक टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत बार किया था, मुझे तो आता है, मैं तो कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये ईगो है, और उस टाइम पर वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक ही हो क्वेश्चन में, और मैं ईगो पर ले गई कि इसको मैं सॉल्व करके मानूंगी। इस ईगो के चक्कर में मैंने आगे के क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए। ये 2025 में मैंने बच्चों के साथ में देखा, ईगो पर ले गए, एक क्वेश्चन पर स्टक है, आगे वाले जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए। तो आगे वाले क्वेश्चन जब सारे हो जाएं तब टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन लो। किसी भी क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना, क्योंकि नीट एग्जाम जो है ये टाइम का खेल है। चाहे वो क्वेश्चन आपके ईगो वाला हो या सिंपल हो, दोनों के ही आपको 4 नंबर मिलने हैं, दोनों के ही कटना 1 नंबर ही है। फिर चाहे वो डिफिकल्ट हो या इजी, तो पहले इजी वाले करो, फिर डिफिकल्ट पर, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो पैनिक कर रहे हैं उन पर आगे बढ़ो, ईगो पर नहीं लेना। फिर आती है हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा जब भी टेस्ट देने जाओ भगवान का नाम लो, अच्छी बात है, जल देवता का नाम लो, पानी पियो, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखना कि आप ये जो टेस्ट दे रहे हो ना, ये आप खुद को इंप्रूव करने के लिए दे रहे हो, ना कि किसी को प्रूव करने के लिए, राइट? आप इंप्रूव करने के लिए दे रहे हो। आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आएगा, आपके टेस्ट में इंप्रूवमेंट आएगा, फर्दर आपके नीट एग्जाम में भी इंप्रूवमेंट आएगा। बट अगर आप ये कोशिश करोगे कि घर वालों के पास में मार्क्स जाते हैं, मैसेज सबके पास में जाता है, मार्क्स जाते हैं तो मैं इसकी चीटिंग कर लेता हूं, कहीं से कुछ कॉपी कर लेता हूं, इस केस में आपको नहीं रहना है। क्योंकि टेस्ट हो सकता है आज आपके 200 नंबर आ रहे हो सकता है आज आपके 250 नंबर आ रहे हो, 650 तक चले जाओगे अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। लेकिन अगर चीट करके जाओगे तो 250 पे 200 भी पहुंच सकते हो। और फिर घर वाले अभी टेस्ट के मार्क्स को जितना सीरियसली नहीं ले रहे, नीट के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा। और वो सिर्फ घर वाले नहीं, वो आपके हर एक लोग जो आपके आसपास हैं वो देखेंगे, और उन लोगों को भी छोड़ो, सबसे ज्यादा वो आपको हर्ट करेगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंप्रूवमेंट पर फोकस करना है, किसी को भी प्रूव करने पर फोकस नहीं करना है। इस तरीके से बेसिकली आपको अपना पूरा टेस्ट अटेम्प्ट एनालाइज करना है बेटा। अटेम्प्ट करने के बाद में, एनालाइज करने के बाद में कोई डाउट आए तो आराम से यहाँ आओ, डाउट ग्रुप है हमारा, यहाँ पर डिस्कस करो। मैं कई बार आपको खुद अपने जो क्वेश्चंस हैं वो डाउट्स बता रही हूँ, तो बहुत सारे बच्चे तो व्हाट्सएप पर भी हैं कनेक्टेड, इधर आ जाइएगा। कुछ नोट्स चाहिए, कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पर आके ले सकते हो। इंस्टा पर हो तो फॉलो कर सकते हो, बहुत सारी आपकी जो क्वेरीज है 1-to-1 हम लोग लाइव सेशन से कर लेते हैं। एंड चैनल तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गलती कर रहे हो बेटा, सब्सक्राइब कर लेना। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस कंप्लीट टेस्ट प्रिपरेशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।